हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी पॉलिटिकल साइंस की क्लास है और आज का जो आपका टॉपिक है वो है कोल्ड वार। कोल्ड वार में हम अपनी पिछली की जो क्लासेस है उसमें प्रीवियस क्लासेस में हम कई घटनाओं का अध्ययन कर चुके हैं। इससे पहले की जो क्लास थी उसमें हमने कोरियन वार के बारे में स्टडी किया और ये जो लड़ाई थी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की, ये फाइनली अनिर्णायक रही थी और बॉर्डर जो था वो इनका 38 डिग्री पैरेलल पे रहा। दोनों देशों की सेनाएं वहीं रुक गई थी। फिर बाद में एक सीज़ फायर एग्रीमेंट जो था उस पर भी साइन हुआ था। तो इस प्रकार से कोरिया संकट था ये। उसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पे स्वेज संकट। अब स्वेज कैनाल एक्चुअल में कहाँ पर है? जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स होंगे वो बच्चे जानते ही हैं कि स्वेज कैनाल जो है वो रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को आपस में जोड़ती है, यानी कि भूमध्य सागर और लाल सागर को। और ये जो स्वेज कैनाल है ये इजिप्ट में ये स्थित है, यानी कि मिस्र में। अब मिस्र की सरकार ने चाहा कि इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। तो ऐसे में इंग्लैंड ने, फ्रांस ने और इज़राइल ने, इन तीनों देशों की सेनाओं ने मिलकर के मिस्र पर अटैक कर दिया। जब अटैक किया तो इधर से सोवियत संघ ने दबाव डाला कि सेनाएं जो है वो पीछे हट जाएं, और फिर उसके बाद अमेरिका ने दबाव डाला कि तीनों देशों की सेनाएं जो हैं वो पीछे हट जाएं, नहीं तो फिर कभी भी एटॉमिक वार शुरू हो सकता है। तो ऐसे करके जब ये दबाव डाला गया तो ये जो तीन देश हैं इन्होंने अपनी अपनी सेनाएं हटा ली। इस प्रकार से ये स्वेज संकट था। एक इसमें हम अध्ययन करते हैं स्पेस रेस का। स्पेस रेस एक्चुअल में क्या है? यानी कि स्पेस यानी कि अंतरिक्ष। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, टेक्निक का विकास हुआ, तो फिर दोनों देशों के बीच में ये रेस होने लगी, प्रतियोगिता होने लगी कि पहले अंतरिक्ष में अपने टेक्निक को कौन एस्टेब्लिश करेगा। तो जैसे स्पेस में सबसे पहला सैटेलाइट जो था वो 1957 में स्पुतनिक छोड़ा गया था सोवियत संघ की तरफ से। यूरी गागरिन सबसे पहले स्पेस में कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे, वो सोवियत संघ के थे। और चंद्रमा पे कदम रखने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इस प्रकार से एक प्रतियोगिता, एक कंपटीशन शुरू हुआ। इसके बाद आती है U2 विमान घटना। ये एक्चुअल में क्या था कि अमेरिका का एक विमान था, U2 विमान, और वो सोवियत संघ की धरती पर पकड़ा गया था। वहाँ पर वो उड़ रहा था, क्रैश हो गया। तो बाद में जब पायलट को गिरफ्तार किया गया तो ऐसे सोवियत संघ ने फिर कहा कि अमेरिका जो है वो हमारी जासूसी कर रहा है। तो दोनों देशों के बीच में एक मतभेद कायम हो, एक मनमुटाव क्रिएट हो गया। और ये घटना है 1960 की। अब U2 विमान घटना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके कुछ समय बाद, थोड़े समय बाद ही एक सम्मेलन होने वाला था, कॉन्फ्रेंस होने वाली थी जिसे कि कहा जाता है पेरिस सम्मेलन। इसमें क्या था कि अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के जो नेता थे वो आपस में मिलकर के शांति वार्ता करने वाले थे कि किस प्रकार से शीत युद्ध में जो घटनाएं हो रही हैं, कि जिससे दोनों देशों के बीच में उग्रता आ रही है, तनाव क्रिएट हो रहा है पूरे विश्व में, कभी भी तीसरा युद्ध छिड़ सकता है, इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं। तो इससे निपटने के लिए ये सम्मेलन आयोजित किया गया था और किसी प्रकार से शीत युद्ध की तीव्रता को कम करने पर इसमें विचार विमर्श किया जाना था। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, ये U2 विमान घटना हो गई। अब U2 विमान घटना हुई तो फिर ये सम्मेलन जो था वो असफल रहा और आगे भी फिर इनमें मनमुटाव रहा। उसके बाद हम बात करते हैं बर्लिन की दीवार
और ये घटना है 1961 की। एक्चुअल में क्या था कि पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी जो थी उसके बीच में लोग आ जा रहे थे, पलायन कर रहे थे। स्पेशली जब जो पूर्वी जर्मनी था उसके लोग पश्चिमी जर्मनी की ओर जा रहे थे। तो इस पलायन को रोकने के लिए सोवियत संघ ने पश्चिम बर्लिन के चारों तरफ एक दीवार बना दी, और इससे जो था वो जर्मनी दो पार्ट में डिवाइड हो गया। और बनाई इसलिए गई थी ताकि पूर्व से पश्चिमी जर्मनी की तरफ लोग नहीं जा सकें। अब ये दीवार बनी तो उससे क्या हुआ, पूर्वी और पश्चिमी बर्लिन के मध्य तनाव क्रिएट हुआ। यानी ये घटनाएं ऐसी हैं जिन्होंने कि शीत युद्ध की तीव्रता को बढ़ाने का कार्य किया। इसके बाद हम बात करते हैं वियतनाम संकट की। अब देखिए, जो वियतनाम संकट था वो एक्चुअल में क्या था कि जो 1850 का 60 का जो टाइम था, उस समय फ्रांस ने इंडो चीन जो है, जिसे कि इंडो चाइना भी कहा जाता है, जिसमें कि वियतनाम, लाओस, कंबोडिया ये आते हैं, तो उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, उसको अपनी कॉलोनी बना ली थी। और बाद में जापान ने भी 1940 से लेके 1945 तक इस पार्ट को अपने अधिकार क्षेत्र में रखा। तो इन दोनों के विरोध में, यानी जापान और फ्रांस के विरोध में, एक लीग का गठन किया गया था, वियतनामी स्वातंत्र्य लीग। और इसका नेतृत्व कर रहे थे वहाँ के एक साम्यवादी नेता जिनका नाम है हो ची मिन्ह। अब जापान ने क्या, अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला किया था, तो जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध की घटना है तो उस टाइम आत्मसमर्पण कर दिया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि वियतनाम के जो ये नेता थे हो ची मिन्ह, इन्होंने वहाँ पे अपनी साम्यवादी सरकार स्थापित कर ली। अब यहाँ सबसे बड़ी बात ये आती है कि यहाँ के जो सम्राट थे वो बाओ दाई थे। हो ची मिन्ह ने 1945 तक आते आते पूरे वियतनाम को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और बाद में जब ये लगने लगा कि फ्रांस जो है वो उन्हें स्वतंत्रता नहीं देना चाहता है, तो ऐसे में वियतनाम के एक झंडे के अधीन या झंडे के तले सारी सेनाओं ने मिल करके उस पर अटैक कर दिया। तो फ्रांस के खिलाफ ये जो युद्ध था ये चला था बहुत लंबे समय तक, ये 1946 से लेकर के 1954 तक चला था, 8 वर्षों तक। उसके बाद फ्रांस की हार होती है। फ्रांस की जब हार हुई तो शांति वार्ताएं चली। उन शांति वार्तों में कहा गया कि जो वियतनाम है उसका दो भागों में विभाजन कर दिया जाए, एक उत्तरी वियतनाम और एक दक्षिणी वियतनाम। अब जो उत्तरी वियतनाम है उसमें तो हो ची मिन्ह, और जो दक्षिणी वियतनाम है उसमें बाओ दाई। और इनका जो विभाजन था वो 17वें अक्षांश पर किया गया था। अब जहाँ उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह थे तो वहाँ पे तो उन्होंने लोगों को कई प्रकार के अधिकार दिए, लेकिन दक्षिणी वियतनाम में इस प्रकार के ऐसे कोई अधिकार नहीं मिले। जनता में आक्रोश था, रोष था, विरोध कर रही थी। अब उसके बाद में क्या हुआ कि अमेरिका को यूँ लगा कि अगर ऐसा अ, जो हो ची मिन्ह सरकार है वो अगर अपनी योजनाओं में कामयाब हो जाती है तो ये भी हो सकता है कि जिस प्रकार से दूसरे देशों में साम्यवादी सरकारें बनी हैं तो यहाँ पर भी साम्यवादी सरकार एस्टेब्लिश हो जाए। तो ऐसे में अमेरिका इस युद्ध में कूद पड़ा। और अमेरिकी और जो वियतनामी थे उनके बीच में एक संघर्ष शुरू हुआ। दोनों को ही इसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अमेरिकी सैनिक भी काफ़ी संख्या में मारे गए, और जो वियतनाम की जो जनता थी वो भी बहुत बड़ी संख्या में जनधन की हानि हुई। और यहाँ पे ये चीज़ देखिए कि अमेरिका में इस ये जो संघर्ष हुआ था
ये जो घटना हुई थी इसका काफ़ी विरोध होने लगा, क्योंकि यहाँ पर देश की सेना को एक ऐसे युद्ध में धकेल दिया जाता है जो किसी भी कंडीशन में जीता नहीं जा सकता था। फिर जो उस मोर्चे पर जो भेजे गए लोग थे, उनमें अधिकतर लोग युवा थे, स्पेशली अल्पसंख्यक, गरीब जो वर्ग था, उस वर्ग से लोग थे। तो अमेरिका में भी इस बात को लेकर के बहुत विरोध हुआ, आंदोलन होने लगे। जैसे जैसे लंबा युद्ध खिंचता गया, वैसे वैसे अमेरिका में लोग सरकार के खिलाफ जाने लगे। तो उसके बाद में एक समझौता भी हुआ। जनवरी 1974 की घटना है। इस समझौते से अमेरिका के साथ में जो टकराव चला आ रहा था वो ख़त्म हो गया, और इसमें 2 वियतनाम का प्रावधान भी किया गया था। लेकिन जैसे ही अमेरिका जो है उसने वियतनाम को छोड़ा, तो हो ची मिन्ह ने दक्षिणी वियतनाम पर आक्रमण किया और उसको अपने में मिला लिया। इस प्रकार से एक एकीकृत वियतनाम जो था वो बन गया, उसकी स्थापना हो गई। उसके बाद हम पढ़ते हैं क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट जो है ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है विश्व शीत युद्ध की। इनफैक्ट सबसे बड़ी घटना थी। 1962 की ये घटना है, और ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए क्यूबा जो है वहाँ पे एक साम्यवादी क्रांति हुई थी। उसके बाद वहाँ एक कम्युनिस्ट सरकार बनी, साम्यवादी सरकार बनी, और नेता थे फिदेल कास्त्रो। अब यूएसएसआर में भी साम्यवादी सरकार और यहाँ पे भी साम्यवादी सरकार थी। तो ऐसे में सोवियत संघ जो था वो इसका फ़ायदा लेना चाहता था। तो उसने क्या किया कि न्यूक्लियर मिसाइल है और जो अन्य जो हथियार हैं वो डायरेक्टली उसने क्या किया कि क्यूबा में लगा देने का सोचा। इससे क्या होगा कि उसकी रेंज में अमेरिका के जो बड़े बड़े शहर हैं वो आ जाएंगे। तो ऐसा हो सकता था कि यूएसएसआर कभी भी मिसाइल छोड़े तो वो किसी भी शहर को तबाह कर सकता था अमेरिका के। अब अमेरिका को जब इस बात का घटना का पता चला, तो उसने क्यूबा पर दबाव बनाया कि यहाँ से मिसाइल को हटा दिया जाए। क्यूबा की बाद में नाकेबंदी भी की गई। अब सोवियत संघ ने ये दबाव डाला कि उस नाकेबंदी को हटाया जाए। तो एक टाइम ऐसा आया कि अमेरिका और सोवियत संघ की जो नौसेना है दोनों आमने सामने हो गई थी, और बिल्कुल पॉइंट ऐसा था कि लड़ाई कभी भी स्टार्ट हो सकती थी। लेकिन ऐन वक्त पर ये लड़ाई टल गई, और ये इतनी बड़ी घटना थी कि जब ये सब हो रहा था तो पूरा विश्व तनाव में था, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वॉर कभी भी शुरू हो सकता था। अमेरिका के राष्ट्रपति उस टाइम थे जॉन एफ कैनेडी, और सोवियत नेता थे उस टाइम क्रुश्चेव। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट घटना है, क्यूबा मिसाइल संकट। बाकी की घटनाक्रम हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।